Hello students, good morning everyone. I am wishing you all be fine. Okay? आशा करता हूँ सभी तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे, समझ में आ रहा होगा, अपना टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होगे। ओके? तो जैसा कि चैप्टर पे लिखा हुआ है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो 11th क्लास का सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है। इस आज हम लोग टॉपिक में स्टडी करेंगे हुक्स लॉ एंड हुक्स लॉ स्टडी करेंगे और उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या स्टडी करेंगे? हुक्स लॉ। क्या स्टडी करेंगे? हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड देयर टाइप्स। यानी हुक्स लॉ क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं। अब इससे पर हम लोग हुक्स लॉ स्टडी करें उससे पहले कुछ जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होते हैं, और स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं एंड स्ट्रेन कितने टाइप्स के होते हैं। याद होगा कि हम लोग देखे थे कि स्ट्रेस जो होता है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, एंड स्ट्रेन क्या होता है कि दैट इज चेंज इन डायमेंशन। लेट्स अगर हम जैसा कि एग्जांपल फैब्रिक एग्जांपल ले रहे हैं, ओके, कि अगर मान लेते हैं इस चीज को हम पुल किए तो इसमें क्या हुआ, स्ट्रेस हुआ, दैट मींस फोर्स लगाए, हम रिलीज किए तो रीस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप हुआ, तभी तो पहले जैसा आ गया। पहले जैसा शेप में आने का कारण क्या है, कहीं न कहीं जब हम फोर्स को रिलीज कर रहे हैं तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो रहा है जो हमारा अप्लाइड फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में था, उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में कितना डेवलप हुआ होगा। देखिए अब एरिया तो बहुत बड़ा है, तो एक लिटिल एरिया में कितना डेवलप हुआ होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, हम लोग पढ़ते आए, इसमें कोई नया चीजें नहीं है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। क्या होता है, स्ट्रेस। और फिर हम लोग देखे थे कि स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन में हम लोग देखे थे कि दैट मींस चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ क्या है, वो थोड़ा सा डस्ट के कारण से गला ये होने लग रहा है, खराश होने लग रहा है। ओके, बट डोंट वेरी, आई एम फाइन। ओके, तो अगर मान लीजिए कि इसका लेंथ एल है, ओके, मैं हम लोग इसको ऊपर से अगर हॉरिजॉन्टल अगर हम ऐसा कर दिए ना, एक फिक्स कर दिए हैं, ओके, इसमें हम क्या किए, पुल कर दिए, फोर्स अप्लाई किए, इसका मान लीजिए कि लेंथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये लेंथ जो है डेल्टा एल चेंज कर दिया। कितना चेंज किया, डेल्टा एल। ओके, और इसमें जो फोर्स डेवलप हुआ है, जब हम लोग छोड़े, मान लीजिए कि अगर ये रबर है ना, तो कोई भी चीज ऑब्जेक्ट है या स्टील ही हो, तो हम इसको इतना ही पुश कर रहे हैं ताकि इसमें जो पुल हो, थोड़ा सा जो लेंथ चेंज करे, जब हम फोर्स रिलीज करें, जो अप्लाइड फोर्स को जब हम रिमूव कर दे, हटा दे, तो पहले अपना ओरिजिनल शेप में चला जाए। तो देखिए ये जो है अप्लाइड फोर्स है, जिसको हम लोग क्या डीफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं। जब फोर्स को रिलीज करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा जो हमारा अप्लाइड फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। सो अगर लेट्स सपोर्टेड, इसे हम लोग क्या रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो मान लीजिए क्या हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स। अब सपोज करिए कि टोटल एरिया अगर इसका जो भी है, ये जो फोर्स है ना, ये स्मॉल एरिया ए पे लगा। किस पे लगा, स्मॉल एरिया ए पे। तो स्ट्रेस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, स्ट्रेस हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, अब देखिए, और स्ट्रेन का क्या जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ओरिजिनल लेंथ एल था, चेंज कितना किया, डेल्टा एल,
स्ट्रेन क्या कहता है? स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ चेंज किया? डेल्टा एल। कितना चेंज किया? डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल। सो ये हो गया क्या? स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन। ये क्या हुआ? स्ट्रेन। तो ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रेस कितने टाइप के थे? 3, याद होगा। लॉन्गिट्यूडिनल या कंप्रेसिव, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? टेंसाइल बोलते थे, टेंसाइल स्ट्रेस। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा स्ट्रेस क्या था? शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस का अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखें, इस तरह से रखा हुआ है, हम इस फेस पे फोर्स अप्लाई करें जो टेंजेंशियल फोर्स हो, अगर ये हमारा टेंजेंशियल फोर्स है और इसका जो ये पॉइंट है अगर डिस्प्लेस होकर इस पॉइंट तक चला है, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें जो चेंजमेंट होगा, इसका जो पोजीशन जो डिस्प्लेस किया, अगर मान लेते कि डेल्टा एक्स हुआ, इसमें जो स्ट्रेन होगा ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। ओके। और उसके बाद फिर से हम लोग क्या देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है जो लिक्विड में रखा होगा, है ना, लिक्विड में हम रख दिए हैं, फ्लूइड में रखे हैं, और अगर उस फ्लूइड जो है वो हाई प्रेशर के अंदर में है, ओके, तो जब वो हाई प्रेशर के अंदर में है तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो इसमें वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। दैट मींस अगर मान लेते ओरिजिनल भी है और इसका कुछ जो है ना नया न्यू जो ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्रेस होने के बाद इसका साइज कम हो गया। साइज कम हो गया ये मतलब क्या? वॉल्यूम चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है सभी डायरेक्शन से लग रहे हैं, यानी इसमें लेंथ भी चेंज होगा, ब्रेथ भी, हाइट भी। और एक ऑब्जेक्ट पे जरूरी ऐसा नहीं कि सर्कुलर ही होगा, हम क्यूबॉइड भी ले सकते हैं, क्यूब भी ले सकते हैं और स्क्वायर भी ले सकते हैं। बस उसमें क्या होगा? शेप चारों तरफ से चेंज होना चाहिए, ठीक है। फोर्सेस चारों तरफ से लगेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिक्विड है तो उसमें फोर्स यूनिफॉर्मली ही लगता है। लिक्विड के अंदर जो प्रेशर लगता है वो यूनिफॉर्मली यानी चारों तरफ से लगता है। ऐसा नहीं इस डायरेक्शन से फोर्स लगेगा तो इस डायरेक्शन से नहीं लगेगा, चारों डायरेक्शन से फोर्स लगता है, ओके। और उस फोर्स लगने के कारण से प्रेशर डेवलप होगा, तो प्रेशर भी चारों ही डायरेक्शन से लगेगा। इसके कारण से टोटल साइज यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिक्रीज करेगा। और जब तीनों डिक्रीज करेगा इसका मतलब क्या? वॉल्यूम डिक्रीज किया, ओके। तो अगर भी है, अगर मान लेते हैं कि ये जो है ना वॉल्यूम चेंज कर गया, कितना? ये भी डैश हो गया, तो अब चेंज कितना करेगा वॉल्यूम? मान लेते हैं कि डेल्टा भी से चेंज कर गया, तो इसमें भी क्या होंगे? स्ट्रेस और कहीं न कहीं स्ट्रेन होंगे, ठीक है। तो इसमें याद होगा कि वॉल्यूम स्ट्रेन या तो हाइड्रोलिक स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेन को हम लोग क्या स्ट्रेन को किससे कहते हैं? डेल्टा एक्स बाई, सॉरी यहाँ डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी बाई वी यानी चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसमें भी स्ट्रेस हो रहे हैं, हाइड्रोलिक फोर्स, है ना, यानी इसको अगर ऑब्जेक्ट से जब बाहर लाएंगे ना, अगर इस ऑब्जेक्ट को फ्लूइड से बाहर लाएंगे तो फिर से पहले जैसा ये होने की कोशिश करेगा और पहले जैसा होगा। तो जब पहले जैसा होगा तो इसमें फिर से क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा? एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस डेवलप होगा, ओके। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है, मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रेस का सिंबल जनरली हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, इस तरह से जो सिग्मा होता है, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक स्ट्रेस इसका हम लोग लिख सकते हैं क्या? F बाई ए, यानी फोर्स यानी हाइड्रोलिक फोर्स पर यूनिट एरिया ही होगा ये, अब ज़्यादा से समझने की जरूरत नहीं है ना। हाइड्रोलिक फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें कौन सा देखें कि शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस के लिए क्या लिखे थे? शियरिंग स्ट्रेस को हम लोग स्ट्रेस को ये मान लीजिए शियरिंग स्ट्रेस है, इसको ऐसे डिनोट किए तो क्या होगा? है ना, शियरिंग स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा, है ना। तो ये अगर शियरिंग स्ट्रेस है तो हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा, है ना, एफ एस बाई टेंजेंशियल फोर्स बाई ए। शियरिंग स्ट्रेन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स बाई
ए। दिस डेल्टा एक्स बाई स्ट्रेन अभी हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसका देखे थे कि कैसा है चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन फेस बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसका ओरिजिनल लेंथ क्या है और जो एक फेस जो है ऊपर का फेस जिस फेस पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फेस कितना डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ डेल्टा एक्स से डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो क्या हो गया डेल्टा एक्स और ओरिजिनल इसका हाइट क्या था एल, ओके। तो डेल्टा एक्स बाई अब देखिए अगर ये मान लेते हैं यहीं पर एक और रिलेशन है कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो क्या होगा ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। तो सोचिए अगर पूछा जाए थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, यानी थीटा दैट मींस हम लोग लिखिए कि अगर हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं तो क्या होता है p यानी p बाई b, है ना। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई b। p कितना है देखिए हम लोग जानते हैं कि थीटा का सामने वाला साइड क्या होता है p होता है, तो p दैट मींस डेल्टा x बाई b कितना है l, ओके। मैं हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेल्टा एक्स बाई एल जो है ना, अब देखिए अगर थीटा बहुत ही क्या होगा स्मॉल, थीटा क्या है बहुत ही स्मॉल है ना, तो tan थीटा थीटा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है ना। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, दैट मींस हम लोग लिख सकते हैं क्या इसको हम लोग थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू क्या डेल एक्स बाई एल। इस तरह से हमारा जो स्ट्रेन हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी सीरिंग स्ट्रेन जो है किसके इक्वल होगा वो थीटा का ही इक्वल होगा, ओके ठीक है। तो चलिए इतना हम लोग देख लिए ए रिलेशन, इसमें स्ट्रेन देखे स्ट्रेन देखे ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेन शियरिंग स्ट्रेस शियरिंग स्ट्रेन, ये भी शियरिंग स्ट्रेन का रिलेशनशिप कैसा आया थीटा के इक्वल कैसे हुआ वो समझे हम लोग। अब देखिए इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इसमें भी होंगे, ठीक है। तो अगर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो क्या होगा फोर्स बाय एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। अब देखिए सर हम ये सारे टॉपिक को फिर से क्यों रिवीजन किए, क्योंकि सारा इस टॉपिक पर ही है। ये हमारा हुक्स लॉ और उसके बाद जो बोलेंगे टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर ये समझ गए तो बस मिनट में खत्म। देखिए कैसे हुक्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ओके क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है। स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अंडरस्टूड। स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कौन कहता है ये अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओके। हम लोग जानते हैं कि अगर जहां भी कोई प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको रिमूव करते हैं। जैसे पढ़े होंगे बहुत सारा ऐसा ग्राफ है जैसे v इक्वल टू आई आर, है ना, और वहां पर क्या था कांस्टेंट था। स्ट्रेट मोशन में हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन, है ना, दैट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वहां पर देखते हैं कि यूनिफॉर्म तो क्या ग्राफ स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लीनियरली जो डेवलप होता है ना, लीनियरली जो चेंज होते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट क्वांटिटी होते हैं उसके बारे में हम लोग रीड किए हैं पढ़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को जब रिमूव करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू, हम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि जैसे एनसीईआरटी का बुक है ना वो जनरली के से लिखता है, ठीक है। के से हम लोग अगर अलग चीजें भी लिख सकते हैं ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेन हो गया, क्या हो गया स्ट्रेन। अब देखिए ये के जो है ना के कांस्टेंट होता है
और इसको हम लोग के को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और या तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होगा ये, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहलाया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, जैसे कि याद होगा हम लोग जब डिफाइन करते थे कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, याद है या भूल गए, याद होगा। तो हम लोग बोलते थे कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच मोशन या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ कंडक्टर इज अपोजिट। ओके, दैट इज कॉल्ड क्या था, रेजिस्टेंस था। तो वो रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी है, किसका, मटेरियल का। उसी तरह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या है, प्रॉपर्टी है, किसका, मटेरियल्स का। और यहाँ पर ये किस में आता है, कब आता है, हम लोग को मिलता है जब हम लोग हुक्स लॉ स्टडी करते हैं। कौन सा लॉ, हुक्स लॉ। ठीक है, हम लोग इसी को कैसे लिख सकते हैं, दैट मींस K इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ओके, अगर हम दोनों का सिंबल यूज करें तो स्ट्रेस का सिंबल क्या था, दिस सिग्मा एंड स्ट्रेन का दिस एप्सिलॉन। ओके, तो दैट मींस हमारा नेक्स्ट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, दैट मींस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ओके, चलिए, तो ये तो हमारा क्या था, हुक्स लॉ। अब देखिए हुक्स लॉ कहता है कि अगर हम लोग ऐसे ग्राफ हम लोग लाएंगे कि ऊपर दैट मींस स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ होगा, नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं। कहता है कि देखिए अगर मान लेते हैं ना कि एक साइड अगर स्ट्रेस है और दूसरा साइड क्या स्ट्रेन, तो इसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट होगा, लेकिन स्ट्रेट हमेशा नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सभी मटेरियल के लिए एवरी मटेरियल नॉट फॉलो हुक्स लॉ। अंडरस्टूड, जैसे पढ़े थे हम लोग क्या, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, वहां पे सभी मटेरियल जो है क्या होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। याद है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, यानी जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, डज नॉट फॉलो व्हाट, ओम्स लॉ। उस तरह से बहुत सारे ऐसे हमारा जो कंबाइन करके जो एलिमेंट्स बनाए गए थे वो भी फॉलो नहीं करते हैं ओम्स लॉ को। उसी तरह से यहाँ पर जो ग्राफ होता है, ये जो लीनियरली यहाँ लिखा है ना, डायरेक्टली मतलब क्या, स्ट्रेस इंक्रीज करेगा तो स्ट्रेन भी इंक्रीज करेगा, जो कि डायरेक्टली है। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि जब स्ट्रेन इंक्रीज करेगा लेकिन स्ट्रेस जो है इंक्रीज नहीं करेगा, स्ट्रेस इंक्रीज नहीं करेगा वो, लेकिन स्ट्रेन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दैट मींस नॉन लीनियर होगा, यानी सही मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल ले तो रबर पर क्या है कि आप थोड़ा सा फोर्स लगाकर बहुत उसका इनोवेशन किया जा सकता है, लॉन्ग खींचा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद भी छोड़ दीजिए तो अपना शेप में चला आएगा। स्टील लीजिए या तो कोई आयरन का रड लीजिए, उसको ना बेंड करिए, थोड़ा सा बेंड करिएगा, रिलीज करेंगे, पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा बेंड कर दीजिएगा तो फिर क्या पहले जैसा होगा, नहीं, पहले जैसा नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ जो स्टील है, आयरन रोड है, यानी बहुत सारे मटेरियल है जिसका क्या है, वो जो प्रोपोर्शनलिटी जो है इलास्टिक है ना, वो डिफिनिट होता है, उसके बाद वो उस चीज को फॉलो नहीं करता है, यानी बेंड कर दीजिएगा तो फिर से पहले जैसा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एवरी मटेरियल डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ, सभी मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इसका कुछ लिमिट है। ओके, और जिसमें आप देखिए हम बोले कि रबर, उसी तरह से
हमारा बॉडी में जो पायलोटा जो वेसल्स होते हैं, पायलोटा वेसल्स है ना, उसके वो क्या करता है, हमारा हार्ट का जो है ना ब्लड सप्लाई करता है, यानी हार्ट टू व्हाट बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि जब वो उसमें जो टिश्यू होते हैं, वो जो टिश्यू जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, उसको कम फोर्स लगाइए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसमें स्ट्रेस हो जाएगा, उसमें ज़्यादा स्ट्रेन देखने को मिलता है। उसमें जो ज़्यादा स्ट्रेन होगा दैट इज फोर्स कम अप्लाई कर रहे, स्ट्रेन ज़्यादा होगा, दैट मीन्स फोर्स यानी स्ट्रेस कम अप्लाई किए लेकिन स्ट्रेन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो फिर से हुक्स लॉ फॉलो नहीं किया। अगर हम फोर्स अगर 2 न्यूटन लगाए, मान लेते हैं कि यहाँ तक है ना 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए, तो स्ट्रेन भी 2 ही जा रहा है, 4 4 6 6, लेकिन इसके आगे देख रहे हैं फोर्स हम 2 न्यूटन लगाए, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि नहीं यहाँ तो है स्ट्रेन ही 10 चला जा रहा है, 6 चला जा रहा है, दैट मीन्स नॉन लीनियर हो गया। तो ऐसे मटेरियल खास करके जो हुक्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं, तो उसको तो हम लोग बोलेंगे कि दैट मीन्स जो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता। लेकिन जो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे रबर है ना, उसको इलास्टोमेर कहते हैं ना, इलास्टोमर क्या बोलते हैं, इलास्टोमर। ठीक है, अब इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इलास्टोमर्स वही मटेरियल है जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, और उसमें से खास करके कौन है, यानी इलास्टोमर मतलब क्या, आप इसको इनफाइनाइटली आप क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रेन को बढ़ा सकते हैं, बस इसीलिए इसको इलास्टोमर कहते हैं। ठीक है, तो हुक्स लॉ हम लोग देखिए कि कैसे रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो चलिए इतना पहले लिख लीजिए है ना, कॉपी करें, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, इलास्टोमर्स। ठीक है, इरेज कर देते हैं इसे हुक्स लॉ को। उसी तरह से देखते हैं कि बहुत सारे मटेरियल क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाइए और ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर से पहले का जैसा कभी नहीं होगा। इसलिए एवरी लॉ है ना, एवरी मटेरियल डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ। अब जस्ट हम लोग देखें कि हुक्स लॉ में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और जो क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, दैट मींस दिस क्या हो गया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब देखिए सभी को याद करें, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट लिखिए यंग्स मॉडुलस है ना, जवान यंग्स मॉडुलस। सेकेंड शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, and third will be bulk modulus, bulk modulus होते हैं। ठीक है, यंग्स मॉडुलस को हम लोग जनरली y से डिनोट करते हैं, शियर मॉडुलस को हम लोग g से डिनोट करते हैं, और बल्क मॉडुलस को हम लोग b से डिनोट करते हैं, d या बीटा है ना, जनरली b से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सही का फॉर्मूला हम लोग जस्ट देखिए, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस या तो बल्क मॉडुलस है क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब देखिए अगर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है तो यंग्स मॉडुलस किसके लिए, बस जो लेंथ चेंज हो रहा है ना, ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस। बस इतना ही समझिए, फिर से फिगर, इसलिए उसको इतना डिपेंड करके अभी तक इरेज नहीं किया।
कारण इसका ये इसको अभी तक इरेज नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा यूजफुल हमारा ये है और इसी पे हमारा तीनों क्या है, एक्स मॉडुलस बेस्ड है। बस कुछ मत करिए, यहाँ पर रेशियो दे देते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगा क्या, एक्स मॉडुलस। शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन, शियर मॉडुलस, एंड वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन इज विल बी व्हाट, बल्क मॉडुलस। ओके, तो हम लोग लिखते हैं ये क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है हमारा, दैट मीन्स सिग्मा एल बाई दिस इज दिस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई ए। इसका रेसिप्रोकल करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, एफ बाई सॉरी एफ बाई ए इंटू एल ऊपर चलाएगा, एल बाई डेल्टा ए। दैट इज यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, y इक्वल टू एफ बाई ए एल बाई डेल्टा ए। ठीक है, अच्छा इसका सोचें कि क्या होगा यूनिट, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि ये सेम चीज है फॉर्मूला। लेंथ लेंथ ये क्या हो जा रहा है, स्ट्रेन हो जा रहा है, इनवर्स ऑफ स्ट्रेन। इसका क्या होगा, इनवर्स ऑफ स्ट्रेन है तो इसका तो कोई डायमेंशन, स्ट्रेन का मतलब है कि कोई डायमेंशन तो होता नहीं है, तो बच गया क्या, फोर्स बाई एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया, मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, इतना आगे समझे। नेक्स्ट हमारा क्या है, बल्क मॉडुलस, सॉरी बल्क मॉडुलस कहते हैं शियर मॉडुलस। तो शियर मॉडुलस का कहाँ पे मैं इसको इरेज करूं, अगर समझ में आ गया हो तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, शियर मॉडुलस, चलो ये समझ गया, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देना बेटर होगा। शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस को हम लोग किस से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। इसका डिफरेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तुम लोग को, ओके, सुना नहीं है ना, इसलिए कभी टाइम का वीडियो बनाते हैं ताकि नींद ना आए। शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेस फॉर्मूला पे जाइए, डेल्टा सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन एस, है ना, क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन एस। सिग्मा एस क्या होगा, एफ दैट मींस फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय क्या है, डेल्टा एक्स बाय एल। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ बाय ए इनटू, है ना, एक आ जाएगा एल बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला है इसको अगर हम और आगे ले जाएं, ठीक है, यानी एक्सीड करें तो हमारा जी इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई ए इनटू क्या, डेल एल बाई डेल्टा एक्स। ध्यान दीजिए थीटा इक्वल टू क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा ए। यहाँ देखिए थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स,
क्या लिख सकते हो 1 बाई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई डेल्टा एक्स होगा। 1 बाई थीटा इक्वल टू एल बाई डेल्टा एक्स, एल बाई डेल्टा एक्स क्या इसको हम 1 बाई थीटा लिख सकते हैं, क्या होगा इनटू 1 बाई थीटा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया, क्या जनरेट हो गया हमारा फॉर्मूला जी, दैट इज हम लोग यहां लिख लेते हैं जी इक्वल टू हो गया एफ बाई ए इंटू थीटा। अब एफ बाई ए क्या है स्ट्रेस है, तो हम लोग आगे और भी क्या लिख सकते हैं जी इक्वल टू एफ बाई ए स्ट्रेस, तो स्ट्रेस यानी हम लोग स्ट्रेस को सिग्मा से लिखते हैं बाई थीटा। ओके, इस तरह से हमारा स्ट्रेस क्या हो जाएगा जी इंटू थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग को क्या करना है याद करना है ताकि न्यूमेरिकल में काम हो, और प्लस ये कैसे आए ये भी हम लोग समझ गए। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए ये दोनों देख लीजिए एक नजर, तो हम लोग देखेंगे क्या क्या है बल्क मॉडुलस है ना। बल्क मॉडुलस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बल्क मॉडुलस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बी से। बल्क मॉडुलस इसका क्या हो जाएगा दैट मीन्स हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाई हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ओके, हाइड्रोलिक स्ट्रेस दैट मीन्स एफ बाई ए इंटू में क्या हो जाएगा एस, क्या फॉर्मूला एफ ए डेल्टा वी बाई स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा वी बाई वी। हम लोग अगर इसको इस साइड पे लाए दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एफ बाई ए इंटू वी बाई डेल्टा वी। अब देखिए ये जो है ना, ये समझ में आ रहा है किस तरह से रेसिप्रोकल हो गया ये वी बाई डेल्टा वी। अब ये जो है ना हमारा जो चेंज होता है इसमें जो वॉल्यूम जो चेंज होता है हमेशा नेगेटिव होता है, यानी हमेशा दैट मींस डिक्रीज ही करेगा, इसलिए हम लोग माइनस यूज करते हैं वी बाई डेल्टा वी दैट मींस नेगेटिव, कि दैट मींस वॉल्यूम क्या हमेशा डिक्रीज ही करेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। अब देखिए वाटर में हम लोग इतना हो गया, आगे हम कैसे लिख सकते हैं ए बाई ए, ठीक है, इंटू वी बाई माइनस डेल्टा। अब देखिए ये जो एफ बाई ए जो है ना फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया वाटर में लिक्विड में जनरली हम लोग क्या उसको प्रेशर से डिनोट करते हैं, तो यही हमारा बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी इंटू वी बाई डेल्टा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू वी बाई डेल्टा भी। हम लोग थोड़ा सा यहाँ से लेकर चले आते हैं बड़े जगहों पे। ठीक है, हमारा एक हो जाएगा हमारा बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा P इंटू है ना वी बाई डेल्टा भी माइनस होगा, हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी एंड वी बाई डेल्टा। ओके, एंड दिस इज बल्क मॉडुलस। ओके, एक चीज हम लोग भूल गए कि ये जो शेयरिंग मॉडुलस है इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कहाँ शेयरिंग मॉडुलस, ये इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। अंडरस्टूड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बाकी सभी को ठीक है वही चीजें हैं। तो ये हमारा क्या था टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ क्या है। नेक्स्ट हम लोग लाएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, और कुछ न्यूमेरिकल लाएंगे जो ये तीनों लॉ पे बेसिस होगा, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गए।
जो सभी एग्जाम में खास करके 12th हो या तो IIT हो या ये सारे में काम आएंगे। ओके, थैंक्स।